नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण और सबसे पहले आने वाले टॉपिक संज्ञा के बारे में। तो आइए विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले संज्ञा कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात हम किसी व्यक्ति का नाम लें जैसे राम, किसी स्थान का नाम लें जैसे प्रयागराज आदि, जो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप का होता है, कितने भेद हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। तो आइए उन सब के बारे में एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पे आता है जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 पे आता है भाववाचक संज्ञा। नंबर 4 पे आता है समूहवाचक संज्ञा। नंबर 5 पे आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए अब इन सब के बारे में एक एक करके वर्णन करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के बारे में हमें बताते हैं, आदि का बोध कराते हैं, उनके बारे में वर्णन करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं हम। जैसे हम कहें भगत सिंह, हम कहें आगे रामायण, एक और देखिए पानीपत आदि। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे भगत सिंह है, ये एक व्यक्ति विशेष का नाम है, क्योंकि भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में बहुत योगदान दिया और असंख्य भारतवासियों के जो आदर्श हैं, आइडियल हैं। तो ये व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। फिर है सेकंड नंबर पे रामायण। जैसे इसका उदाहरण लेते हैं हम, वाक्य में देखिए, रामायण और महाभारत भारतवर्ष के दो महाकाव्य हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो रामायण है वो भारतवर्ष के 2 महाकाव्य हैं, उनमें से एक है, और एक महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। तो 2 बड़े ग्रंथों के बारे में बताया गया है, 2 विशेष ग्रंथों के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। ऐसे ही पानीपत है, तो इसका उदाहरण देखिए वाक्य में कि पानीपत में इतिहास की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी।
तो ये स्थान विशेष के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर इतिहास की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तो ये विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष पुस्तकों के बारे में बताया गया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। नंबर 2 पे हम देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या स्थान आदि किसी भी चीज़ की जाति का, पूरी जाति का बोध होता है, जो संज्ञा शब्द किसी की पूरी जाति के बारे में बताते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत काउंट करते हैं, शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हम लेते हैं लड़का, नदी, पहाड़, आदि। ठीक है। अब देखिए, जैसे लड़का है, ये किसी एक लड़के के बारे में नहीं वर्णन कर रहा है, एक लड़के के बारे में नहीं बता रहा, ये पूरी जो पुरुष जाति है उसके बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल हो गया। जैसे नदी है, नदी किसी एक नदी के बारे में नहीं बता रही, बल्कि जो जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में पूरा जो है विस्तार से वर्णन कर रही है, नदियों की विशेषता के बारे में बता रही है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। पहाड़ है, ये प्राकृतिक जो चीज़ें हैं प्रकृति द्वारा निर्मित, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। जैसे हम कहते हैं, उदाहरण देखिए वाक्य में, नदियाँ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, होती हैं, करो, होती हैं। यहाँ पर हम किसी विशेष एक नदी के बारे में बातें नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जितनी भी नदियाँ हैं वो उनके बारे में, उनके महत्व के बारे में, कि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे हमारे लिए जल का स्रोत हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नदियों के द्वारा हमें मिलती हैं, तो उसके महत्व के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते कि गंगा नदी, जैसे हम कहते गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो जो ये गंगा नदी है ये जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, फिर ये चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि विशेष नदी की बात कही गई है। ये एक नदी का ही प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके बारे में बता रही है, उसकी पवित्रता के बारे में, तो ये जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है फिर भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, स्थान के बारे में, उनके गुण, दोष, भाव, अवस्था, दशा आदि के बारे में पता चलता है, उनकी स्थिति के बारे में पता चलता है, तो वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे हरियाली, दुख, हर्ष, शोक आदि। अब देखिए, इनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे
हरियाली है, जैसे हम कहेंगे बसंत ऋतु के आने पर खेतों में हरियाली छा जाती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि मन के भाव के बारे में, कि जब बसंत ऋतु आती है, वर्षा ऋतु आती है, तो उसके बाद का जो मौसम होता है वो बहुत ही सुंदर दृश्य वाला होता है और खेतों में हरियाली छा जाती है, सब तरफ हरा ही हरा हो जाता है, मन को मोहने वाला दृश्य बन जाता है। तो ये व्यक्ति के मन के अंदर के भाव को बता रहा है। ठीक है, अभी जैसे दुख है, इससे हम एक उदाहरण लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। तो ये जो सुख और दुख है ये मन का भाव है। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। जो भाववाचक संज्ञा होती है उसको हम अपने मन से महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा में आता है। नंबर 4 पे आती है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिए। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी वस्तुओं के, व्यक्तियों के समूह का बोध होता है, आदि सभी चीज़ों के समूह का बोध होता है, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा में शामिल करते हैं। जैसे इसमें आते हैं सेना, टीम, मेला, छात्र आदि। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कक्षा आदि सारी चीज़ें ये समूहवाचक संज्ञा में आती हैं। अब इनका उदाहरण देते हैं। देखिए, जैसे मेला है, मैं कल मेले में जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मेला है ये बहुत सारे आदमियों का समूह होता है, मेले में बहुत सारी भीड़ होती है, तो ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे और लेते हैं, जैसे टीम है, इसमें हम कहेंगे भारतीय टीम क्रिकेट में नंबर 1 है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, जैसे महाभारत के युद्ध में विशाल सेनाएं लड़ी थी दोनों तरफ से। ठीक है, ये वाला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। नंबर 5 पे आता है फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द हमें किसी धातु, तरल पदार्थ, द्रव्य आदि के बारे में बोध कराते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे इसमें आते हैं सोना, वो धातु हो गया, सोना, चांदी, घी,
तेल आदि। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे तेल है वो एक तरल पदार्थ होता है, द्रव्य होता है, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। सोना है वो एक धातु है, ठीक है, तो वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा में शामिल हो जाएगा। घी है उसे भी द्रव्यवाचक संज्ञा में ही शामिल करते हैं। इसका एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मेरे पास एक सुंदर सी सोने की चेन है। तो इसमें क्या बताया गया कि मेरे पास एक सोने की सुंदर सी चेन है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है। जैसे तेल का लीजिए कि सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये था संज्ञा के बारे में। उसके 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी संज्ञा के बारे में अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और हिंदी से जुड़े हुए और बाकी विषयों के लिए रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें हिंदी A to Z के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।